गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्धिक क्रांति और बढ़ती चेतना। तत्समय फ्रांस की क्रांति के समय जो बौद्धिक क्रांति हुई और उस समय जो चेतना बढ़ी, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति, बौद्धिक क्रांति और बढ़ती चेतना। पुरातन व्यवस्था में परिवर्तन की संभावना और उसके लिए आकांक्षा पैदा करने में फ्रांसीसी विचारकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। वाल्तेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू तथा दीद्रो जैसे विचारक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक बुराइयों को निर्ममतापूर्वक उद्घाटित कर रहे थे। इनमें चर्च पर सबसे अधिक प्रहार करने वाला वाल्तेयर था। उसका मत था कि ईश्वर हृदय में है, बाइबल और चर्च में नहीं। वह पोप को विदेशी पादरी कहता था। कैथोलिक चर्च के पाखंड, क्रूर, असहिष्णुता और अंधविश्वासों को उसने नष्ट करने का आह्वान किया। उसने भ्रष्ट राजतंत्र की भी आलोचना की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हुए उसने कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, फिर भी मैं तुम्हारी अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। सामंत और पादरी उसके विचारों से आतंकित रहते थे, किंतु जनसाधारण में अपनी लोकप्रियता के कारण राजा वाल्तेयर के नाम से प्रसिद्ध था। मॉन्टेस्क्यू वाल्तेयर का वरिष्ठ समकालीन था। उसने पहली बार राज्य तथा राजा और व्यक्ति के संबंधों का विश्लेषण किया। उसका दृष्टिकोण तार्किक, गंभीर और सुधारवादी था। अपनी रचना फारस के खत में उसने फ्रांस के रीति रिवाजों तथा निरंकुश राजतंत्र पर व्यंग्य किया था। वह सीमित राजतंत्र का समर्थक था। उसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। फ्रांस की राज्य क्रांति का मुख्य प्रेरक रूसो था। वह क्रांति के महान सिद्धांतों समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का जनक था। उसने तीव्र आलोचना के साथ साथ नवनिर्माण के आदर्श भी प्रस्तुत किए थे। नावल हलुस रूसो का प्रसिद्ध उपन्यास था। उसकी सर्वप्रसिद्ध कृति सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लैंड के जंगलों में लिखी गई थी। इस पुस्तक में क्रांति को जन्म दिया। उसका विचार था कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है, किंतु सभ्यता और संस्थाओं ने उसका पतन कर दिया है, उसे प्राकृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। अब मनुष्य को पुनः अपनी प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट जाना चाहिए तथा उन संस्थाओं को नष्ट कर देना चाहिए जिन्होंने उसे बंधनों में जकड़ा है। क्रांति के समय सर्वाधिक उसी के विचारों का प्रभाव पड़ा। रॉबेस्पियर तो सामाजिक संविदा को तकिए के नीचे देकर सोता था। अन्य विचारकों में दिदरो, डी अल्बर्ट, हेल्वेतियस, हालबास, रेनले, क्विश्ने आदि प्रमुख थे। दिदरो ने अपने अन्य सहयोगियों जैसे डी अल्बर्ट की मदद से विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया की रचना की। इससे क्रांतिकारी एवं आलोचनात्मक तथ्य ज्ञान को जनता तक पहुंचाने में मदद मिली। क्विश्ने, तुर्गो जैसे अर्थशास्त्री बुद्धिजीवियों ने लेसिस फेयर का प्रतिपादन कर फ्रांस के आंतरिक व्यापार वाणिज्य की बाधाओं पर प्रहार किया और क्रांति ने इन बाधाओं को समाप्त कर दिया। क्रांति। एस्टेट जनरल लुई सोल्वे ने वित्तीय संकट, पेरिस की पार्लेमा तथा जनसाधारण के दबाव के कारण एस्टेट जनरल को अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया और इसके लिए दो सिद्धांत तय किए गए। थर्ड एस्टेट की सदस्य संख्या कुलीनों तथा पादरी वर्ग के प्रतिनिधियों की सम्मिलित संख्या के समान हो। सेकेंड, जनता अपनी समस्त शिकायतों की सूची बनाकर अपने अपने प्रतिनिधियों को दे। इनको काहिए कहा गया। एस्टेट जनरल का अधिवेशन 175 वर्षों के बाद, इससे पूर्व 1614 ईस्वी में हो रहा था। 5 मई 1789 ईस्वी को वर्साय के राजमहल में राजा ने इस अधिवेशन का उद्घाटन किया और प्रश्न यह था कि कैटलबी के अनुसार एस्टेट जनरल का संगठन कैसे हो, एक सदन में या 3 में। इस पर मतदान निर्भर था। 3 सदनों की दशा में मतदान सदन द्वारा एक सदन का एक मत होता, जिस पर कुलीन एवं पादरी जोर दे रहे थे, जबकि थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधि चाहते थे कि तीनों सदनों की एक सभा के रूप में संयुक्त बैठक हो और मतदान प्रतिनिधियों द्वारा एक प्रतिनिधि एक मत हो। अन्यथा थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या दुगनी करने का क्या अर्थ था। वे 90% जनता के प्रतिनिधि थे और सभा एस्टेट जनरल में बहुमत पाना उनका न्यायोचित अधिकार था। यहीं से गत्यावरोध व संघर्ष शुरू हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सभा। इसी बीच गरीब कुलीन तथा छोटे पादरी भी
तीसरे वर्ग का समर्थन करने लगे। 17 जून को तीसरे वर्ग ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया तथा दावा किया कि वे समस्त फ्रांस के बहुमत का। इस सभा में मध्यम वर्गीय लोगों का प्रभाव सबसे अधिक था। आबेसिये जैसा व्यवहार कुशल पादरी, बाईस ये जैसा बुद्धिजीवी, मिराबो जैसा यथार्थवादी राजनेता तीसरे वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। 30 जून को जब सभा कक्ष बंद करवा दिया तो वे पास में ही एक टेनिस कोर्ट के भवन में एकत्र हो गए। बैली को सभापति बनाया गया तथा मॉनियर के प्रस्ताव पर प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई कि वे तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि एक वर्ग के नहीं सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं तथा एक स्थायी संविधान बनाए बिना नहीं मानेंगे। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। अब पादरी और सामंत भी तीसरे सदन में सम्मिलित हो रहे थे। 27 जून को लुई ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक की अनुमति दे दी। यह जनसाधारण की विजय थी। अब एस्टेट जनरल राष्ट्रीय सभा बन गई थी। इस प्रकार राष्ट्रीय सभा को राजा की मान्यता मिल गई। संयुक्त बैठक से और राजा के झुकने से भी तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों का मनोबल एवं प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। सभा ने 9 जुलाई 1789 ईस्वी को स्वयं को संविधान घोषित करके देश के संविधान का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य बताया। बास्तिल या बास्तिये का पतन, क्रांति की हलचल तथा अकाल के बढ़ते भय ने जनता में बेहद उत्तेजना पैदा कर दी। लुई अभी भी राष्ट्रीय सभा को आतंकित करके सत्ता वापस पाना चाहता था। उसने वर्साई में सैन्य बल एकत्र किया तथा 11 जुलाई को नेकर को पदच्युत कर दिया। जनता जो कि नेकर को दरबार में अपना समर्थक मानती थी ने इसे क्रांति को कुचलने का प्रयास समझा और पेरिस में अत्यधिक उत्तेजना एवं आक्रोश फैल गया। क्रांति एवं राष्ट्रीय सभा की सुरक्षा के लिए कामिये दैमुल ने जनता को सावधान किया तथा शस्त्रास्त्रों से लैस होने का आह्वान किया। जहाँ भी मिले हथियार लूट लिए गए। तभी खबर फैली कि बास्तिये में शस्त्रों का भंडार है और भीड़ ने उस पर आक्रमण कर दिया, पूरा किला ध्वस्त कर दिया तथा कैदियों को स्वतंत्र करा लिया गया। ये 14 जुलाई की घटना थी। 14 जुलाई की घटना एक युगांतरकारी घटना थी जो निरंकुशता का पतन तथा जनता की विजय का प्रतीक थी। फ्रांस में इसे राष्ट्रीय दिवस का गौरव प्राप्त है। लुई ने बास्तिये के पतन पर कहा कि अरे यह तो विद्रोह है। पास ही खड़े लियांकुर ने कहा कि नहीं, सरकार यह क्रांति है और वास्तव में यह क्रांति का ही उद्घोष था। 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात्रि को जब राष्ट्रीय सभा देश में व्याप्त असंतोष, अव्यवस्था, विद्रोह तथा हिंसक घटनाओं पर विचार कर रही थी कि तभी नोआइये नामक कुलीन जो अपने दोस्तों में वेपन दे के लोटे जांसा टेरे के नाम से प्रसिद्ध था, ने कहा कि सारी समस्याओं का कारण करों की असमानता और विशेषाधिकार है। इनका अंत होना चाहिए। उनकी घोषणा है कि मैं अपने विशेषाधिकार त्यागता हूँ। तभी सभी सामंतों ने अपने विशेषाधिकार छोड़ने की होड़ लग गई। कर की समानता का प्रस्ताव पास किया गया। विभिन्न प्रकार के घृणित कर जैसे टिथ, क्रीड़ाधिकार, कृषि दास्ता आदि समाप्त कर दिए गए। सरकारी पदों में क्रय विक्रय की प्रथा समाप्त कर दी गई। रातों रात एक असाधारण सामाजिक क्रांति संपादित हो गई। मानवाधिकार घोषणा पत्र, राष्ट्रीय सभा ने लफायत के प्रस्ताव पर 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को जारी किया। यह घोषणा सर्वोच्च सत्ता सुप्रीम बिंग को साक्षी मानकर की गई, जिसका उद्देश्य था कि क्रांति का कोई सिद्धांत एवं उद्देश्य तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जनता स्वतंत्रता के निश्चित स्वरूप को समझ सकेगी तथा ये अधिकार या मानवाधिकार संविधान निर्माण के लिए भी मार्गदर्शक का कार्य करेंगे। घोषणा पत्र में 17 धाराएं थीं, जिनमें कहा गया कि मनुष्य जन्मजात स्वतंत्र एवं समान है। इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। संप्रभुता जनता में है। कानून जनता की इच्छा अभिव्यक्ति है। सभी को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। स्पष्टतः यह घोषणा रूसों के विचारों से ओतप्रोत थी। लोकतंत्रीय विचारों में इस घोषणा का अत्यधिक महत्व है। इसने क्रांतिकारियों को निश्चित कार्यक्रम दिया। एक्टन ने कहा कि यह कागज का टुकड़ा नेपोलियन की सेना से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। क्रांति का दूसरा दौर था पेरिस से वर्साय तक स्त्रियों का अभियान या मार्च ऑफ वुमेन। अनाज का अभाव इसका सर्वप्रमुख कारण था। 4 से 6 अक्टूबर तक वर्साय राष्ट्रीय सभा और राजपरिवार स्त्रियों की भीड़ के नियंत्रण में रहे। 6 अक्टूबर को स्त्रियां पेरिस वापस लौटी और उनके साथ राजपरिवार, रोटी वाले की स्त्री,
रोटी वाले का पुत्र भी चला। अब राष्ट्रीय सभा भी पेरिस आ गई थी। राष्ट्रीय सभा इन चर्च की राजनीति। देश की आर्थिक दशा बराबर खराब होती जा रही थी। चर्च के पास देश की भूमि का 5वां भाग था। यदि इस संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाता तो आर्थिक संकट में कुछ राहत मिलती। इसीलिए बिशप तालेरा के प्रस्ताव, जिसका मिराबो ने समर्थन किया, पर चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चर्च की संपदा के आधार पर बॉन्ड निकालने का निश्चय किया गया, जिसे असाइनेट या आसन्य कहा गया। ये प्रारंभ में तो चर्च की संपत्ति पर धरोहर के रूप में थे और इन पर 5% ब्याज दिया जाता था, किंतु शीघ्र ही ये कागज़ की नियमित करेंसी बन गए। इस सब से चर्च क्रांति विरोधी हो गया, किंतु जिन लोगों ने चर्च की भूमि खरीदी थी वह क्रांति का पक्का पक्षधर हो गया और बाद में क्रांति विरोधी तत्वों को दबाने में इस वर्ग ने बहुत मदद की। इसी बीच पादरियों ने नए संविधान की घोषणा की, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी। इसके अनुसार चर्च को राज्याधीन कर दिया गया। बिशपों का जनता द्वारा निर्वाचन होता था और यह राज्य के कर्मचारी होंगे। वेतन आदि राज्य से मिलेगा। प्रत्येक पादरी को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी थी। जिन्होंने इसे स्वीकारा वे पादरी ज्यूरर कहलाए और जिन्होंने अस्वीकार किया वो नॉन ज्यूरर कहलाए। इस संविधान ने प्रतिक्रांतिकारियों की संख्या व शक्ति को बढ़ा दिया। दूसरी ओर इसे धर्म को राज्य के अनुशासन के अंतर्गत लाने का श्रेय दिया गया। 1791 का संविधान। 1791 में संविधान सभा ने फ्रांस के प्रथम लिखित संविधान की रचना की। यह संविधान काहियाओं में व्यक्त जन आकांक्षाओं के आधार पर बनाया गया। यह मुख्यतः 2 सिद्धांतों पर आधारित था, जनता की संप्रभुता का सिद्धांत तथा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, उनका वेतन निश्चित कर दिया गया। कैटलवी के अनुसार इस संविधान के 3 प्रमुख परिणाम हुए। फर्स्ट, कम्युनों और राष्ट्रीय गार्डों का जो सारे देश में पैदा हो गए थे, अत्याचार बहुत बढ़ गया। इसके कारण 1793 का आतंक हुआ तथा इसने नेपोलियन की अधिनायकता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। राजा का पलायन। 20 जून 1791 को राजा लुई ने वेश बदलकर फ्रांस से भागने का प्रयास किया, किंतु वरेन नामक गांव के पास उन्हें पकड़ लिया गया, वापस पेरिस लाया गया। इस घटना ने राजतंत्र की पूर्ण समाप्ति व गणतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कैटलवी के अनुसार सितंबर 1792 का गणराज्य जून 1791 के पलायन का स्पष्ट उत्तर था। लुई पर मुकदमा चलाकर 21 जनवरी 1793 को मृत्युदंड दे दिया गया। नई वियना सभा अथवा व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन 1791 के संविधान के अंतर्गत हुआ। 1 अक्टूबर 1791 को इसका प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ। इसका कार्यकाल 2 वर्ष का था। इस सभा ने राजतंत्रवादी तथा गणतंत्रवादी जिरोंदिस्ट या जैकोब दोनों के सदस्य थे, जिसमें जिरोंदिस्ट चाहते थे कि राजा को देशद्रोही सिद्ध करने के लिए विदेशी शत्रुओं से युद्ध प्रारंभ किया जाए। घोषणा को फ्रांस में हस्तक्षेप माना और जनता अत्यंत क्रोधित हो गई। अप्रैल 20, 1792 को फ्रांस में भी युद्ध की घोषणा कर दी। 11 जुलाई 1792 को बुन्सविक घोषणा ने फ्रांस को अत्यंत आतंकित कर दिया। फ्रांसीसी सेना पराजित हो रही थी। इसी बीच पेरिस में जैकब दल के नेतृत्व में देशद्रोहियों को दंड देने के लिए 2 से 6 सितंबर तक रक्तपात हुआ ताकि क्रांति विरोधियों को आतंकित किया जा सके। वॉल्मी में शत्रु सेना को रोक लिया गया। अब फ्रांस के विजय क्रम की बारी थी। नेशनल कन्वेंशन 1792 से 1795 क्रांतिकारी फ्रांस की यह तीसरी संसद थी, जिसने 20 सितंबर 1792 से अक्टूबर 1795 तक शासन कार्य चलाया। इसके अधिवेशन के पहले दिन 20 सितंबर 1792 को ही वाल्मी के युद्ध में फ्रांस को सफलता मिली। 21 सितंबर को कन्वेंशन ने राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की घोषणा की। इसने आतंक के शासन, जो कि मार्च 1793 से जुलाई 1794 तक था, द्वारा देश के भीतर विद्रोह एवं क्रांति विरोधियों को कुचलकर क्रांति एवं देश की रक्षा की। इसके लिए उसने शक्तिशाली कार्यपालिका का गठन किया, जिसके 3 प्रमुख अंग थे: जनरक्षा समिति, सामान्य सुरक्षा समिति, क्रांतिकारी न्यायाधिकरण। इसके अलावा कन्वेंशन ने नया संविधान 1795 का संविधान बनाया।
नए संविधान में शासन की शक्ति 5 व्यक्तियों की समिति को सौंप दी गई। इसे समिति को डायरेक्टरी कहा गया। डायरेक्टरी का शासन अक्टूबर 1795 से नवंबर 1799 तक रहा। यह गृह नीति में विफल रही। यह न तो प्रांतीय दंगों को रोक सकी और न राजतंत्रवादियों के बढ़ते प्रभाव को। इसके शासन में फ्रांस विदेशी मोर्चों पर काफ़ी सफल रहा, जिसका श्रेय नेपोलियन को जाता है।